आज की इस वीडियो में हम नियंत्रण और समन्वय का अध्याय 6 पढ़ेंगे। कक्षा 10th का ये टॉपिक है। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अम्ल क्षारक और लवण, जैव प्रक्रम, ये चैप्टर क्लियर कर लिए हैं पूरे अच्छे से और उनके नोट्स भी अच्छे से बना लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख ले और अच्छे से उनके नोट्स बना ले। आज की इस वीडियो में हम नियंत्रण और समन्वय का चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 6 कक्षा 10। इसका ये पहला पार्ट है, तो शुरू करते हैं। और आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, साथ साथ में नोट्स बनाना और अच्छे से समझते जाना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो देखो, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय, सबसे पहले इस पाठ का मतलब समझते हैं। नियंत्रण यानी कंट्रोल, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। मतलब कि नियंत्रण करना और समन्वय करना। हमारा जो शरीर होता है वो किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करता है, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन को बिठाता है, समन्वय करता है, उस बारे में ये टॉपिक है। कौन कौन से हार्मोन्स काम आएंगे, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी पेशियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर को नियंत्रित करती है, समन्वय करती है। तो ये इस पूरा जो पार्ट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नियंत्रण और समन्वय, ये बताया इसके मैंने, हमारे शरीर को सुचारू रूप से और संतुलित रूप से कार्य करने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। तो आपको ये इतना ध्यान रखना, हमारा शरीर है वो सुचारू रूप से और संतुलित रूप से कार्य करे, इसके लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो तंत्रों के द्वारा किया जाता है। एक तो होता है जंतु तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। जंतु तंत्रिका तंत्र है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो संरचना होती है वो पेड़ की शाखाओं की जैसी होती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन डिक्रीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सब अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती हैं। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जंतु तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से उपयोगी है हमारे शरीर में और अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से उपयोगी है, इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका और पेशीय ऊतक द्वारा किया जाता है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कौन कौन करता है? तंत्रिका करता है और पेशीय ऊतक करता है। तंत्रिका हमारे शरीर के अंदर होती है और पेशीय ऊतक हमारे शरीर में होता है। तो ये भी इनके द्वारा जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रिया आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो ज्ञानेंद्रियाँ क्या करती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करती हैं। जैसे नाक है, नाक गंध का पता लगाती है, आँख वस्तुओं को देखती है, कान ध्वनि को सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है गर्म या ठंडा, और जीभ जीभ स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, गर्म या ठंडा स्वाद का पता लगाती है। तो ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं, इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करती हैं, जिसे कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आगे, अब ये जंतु तंत्रिका तंत्र का चित्र है। इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये जंतु तंत्रिका तंत्र होती है, किस प्रकार से ये वर्क करती है। ये जो आप संरचना देख रहे हो, ये एक छोटे पौधे के जैसे दिखाई दे रही है, जैसे इसमें शाखाएं निकली हुई हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये शाखाएं आपको दिख रही हैं और इसमें ये बीच में एक केंद्रक होता है। ये जो शाखाएं निकली हुई है इसको बोलते हैं दुर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्मिका। इसका बीच का जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं केंद्रक, इसे बोलते हैं केंद्रक। और यहाँ पर जो बीच का जो भाग बच रहा है इसको बोलते हैं कोशिकाकाय। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कोशिकाकाय बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो इसको पहुँचाने से यहाँ तक जोड़ रही है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। और यहाँ पर जो खाली स्थान होते हैं इसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक ना। अब देखो ये अंतिम सिरा, ये इसका अंतिम सिरा है। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आपको ये दुर्मिका दिख रही है, दुर्मिका, ये जो शाखाएं निकल रही हैं, तो ये दुर्मिका क्या करती है? वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करती हैं। ठीक है ना, वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करती हैं कि क्या गर्म है, क्या ठंडा है, जितनी भी ये सूचनाएं प्राप्त करती है वो दुर्मिका प्राप्त करती है। अब दुर्मिका सूचनाएं प्राप्त करके किसको भेजेगी? कोशिकाकाय को भेज देती है। यहाँ पर कोशिकाकाय को भेज देगी। ठीक है, अब कोशिकाकाय क्या करेगा? यहाँ पर विद्युत आवेग के रूप में इसको जनरेट करेगा। किसके रूप में करेगा? विद्युत आवेग के रूप में इसको क्या करेगा? जनरेट करेगा। फिर ये विद्युत आवेग यहाँ से दुर्मिका से, यहाँ से कोशिकाकाय से कहाँ पर आ जाएंगे? तंत्रिका के अंतिम सिरे तक आ जाते हैं। किसके माध्यम से? तंत्रिकाक्ष के माध्यम से। इस तंत्रिकाक्ष के माध्यम से यहाँ तक, इस कोशिका के अंतिम सिरे तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या? वो विद्युत सिग्नल। ठीक है ना, जो दुर्मिका से प्राप्त हुए थे उसको विद्युत सिग्नल देता है कोशिकाकाय।
और वो विद्युत सिग्नल को यहाँ पर इसके अंतिम सिरे तक पहुँचा दिया जाता है। फिर यहाँ पर इसके बीच में खालिस्तान होता है और यहाँ से दूसरी कोशिका स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी तंत्रिका। जिस प्रकार से ये तंत्रिका है ना, यहाँ पर इसके पीछे एक और तंत्रिका जुड़ी हुई रहती है, वो जुड़ी रहेगी, ठीक ना। तो ये जो इसके बीच में जो खालिस्तान रिक्त स्थान है, ये सिग्नल है, इन सिग्नल इस खाली स्थान को पार करके दूसरी तंत्रिका के द्रुमिका तक पहुंच जाते हैं। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, अंतर्ग्रथन कहते हैं। तो ये जंतु तंत्रिका तंत्र है, इसकी लंबाई है वो 1 मीटर के आसपास होती है। आगे अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो उद्दीपन के प्रति होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन वे सभी कारक होते हैं जिनके प्रति हम क्रिया करते हैं। जैसे कोई गरम पानी है, उसमें अगर हाथ डालते हैं तो हाथ को तुरंत पीछे लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो गर्म पानी क्या है? उद्दीपन है। उसके अलावा आप जलेबी देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो जलेबी क्या है? उद्दीपन है, ठीक है। कुत्ता रोटी देखता है तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है, तो कुत्ता रोटी क्या है? उद्दीपन है। यानी वो कारक जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होगी कि उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रिया को ही क्या बोलोगे? प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे उद्दीपन को देखा या उद्दीपन हुआ, तुरंत हम अनुक्रिया करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब उद्दीपन की बात करते हैं। वातावरण में होने वाले वे सभी परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया की डेफिनेशन है और ये उद्दीपन की डेफिनेशन है। तो आप दोनों डेफिनेशन को लिख लीजिए अच्छे से, आपको 90+ स्कोर करना है तो, ठीक है। 90+ स्कोर कर पाओगे आसानी से, इन नोट्स को अच्छे से उतार लो। आगे अब बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग, ये आवेश नहीं है, विद्युत आवेग है, ठीक है ना। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब देखो प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार से होगा। जैसे उद्दीपन ऊष्मा है, यानी कोई गर्म वस्तु है, कुछ ही मान लो, गर्म पानी है, गर्म आग है, कुछ ही मान लो, तो ये उद्दीपन क्या है? ऊष्मा हो गई। उसके बाद में ये सिग्नल किसको देगा? ग्राही अंग को देगा। ग्राही अंग जैसे त्वचा, नाक, कान, आँख और जीभ, इनको देगा। अब इसने उसको अचीव कर लिया, ठीक है ना, ग्रहण कर लिया, रिसीव कर लिया। उसके बाद में ये सिग्नल किसको भेजेगा? ये सिग्नल भेजेगा मेरुरज्जु को। किसको भेजेगा? मेरुरज्जु को। अब मेरुरज्जु है, तुरंत सोचेगा, विचारेगा और तुरंत क्रिया करके ये संदेश किसको देगा? कार्यकारी अंग को देगा। जैसे हाथ पाँव जो भी हो गया ना, उस कार्यकारी अंग को ये सिग्नल देगा कि तुरंत अनुक्रिया करो, ऐसा कहेगा, तुरंत अनुक्रिया करो। और हम फिर अनुक्रिया करते हैं और अपना हाथ या टांग जो भी है वो पीछे कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ये प्रतिवर्ती चाप होता है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले उद्दीपन होगा, यानी ऊष्मा हो गई। फिर ये सिग्नल किसको देगा? ग्राही अंग को देगा। ग्राही अंग सिग्नल किसको देगा? मेरुरज्जु को देगा। मेरुरज्जु सिग्नल देगा कार्यकारी अंग को और कार्यकारी अंग सिग्नल देगा अनुक्रिया को, ठीक है ना। कार्यकारी अंग के बाद में क्या करेगा? वो तुरंत क्या होगी? अनुक्रिया होगी। आगे बात करते हैं रिएक्शन अनुक्रिया। यानी अनुक्रिया 3 प्रकार से होती है। अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से होती है। पहली होती है प्रतिवर्ती क्रिया, दूसरी होती है ऐच्छिक क्रिया, तीसरी होती है अनैच्छिक क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया मैंने अभी आपको बता दिया। प्रतिवर्ती क्रिया होती है ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। और प्रतिवर्ती क्रिया है ये बहुत ही सूक्ष्म समयांतराल में हो जाती है, बहुत ही तेज गति से होती है। और प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण जैसे गर्म तवे के हाथ लगाने पर हाथ को पीछे खींचना, ठीक है, इमली देखे मुंह में पानी आना, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो इसके बन जाएंगे प्रतिवर्ती क्रिया के। उसके बाद में ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया होती है जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है, हमारी इच्छा के अनुसार होती है। इन पर हमारा नियंत्रण होता है। ऐच्छिक क्रिया पर हमारा नियंत्रण होता है, ठीक है। जैसे हाथ से, जैसे पेन से लिखना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। उसके बाद में आती है अनिच्छिक क्रिया। अनिच्छिक क्रिया होती है इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये लगातार चलती रहती है, ठीक है ना। अनिच्छिक क्रिया जैसे हमारी हृदय का धड़कना अनिच्छिक क्रिया है, इस पर आप रोक नहीं सकते हो। अगर रोक लोगे तो परमात्मा को सिधार जाओगे। तो अनैच्छिक क्रिया जैसे उल्टी होना अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना, ये सब। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर सभी की। प्रतिवर्ती क्रिया, उद्दीपन के प्रति होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गरम तवे के हाथ लगाने पर हाथ को पीछे करना। इसके अलावा ऐच्छिक क्रिया, जो क्रिया ऐच्छिक क्रिया वह क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया वह क्रिया है जो हमारे नियंत्रण में है, हमारी इच्छा के अनुसार हो, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है गिलास उठाना, पानी पीना, खाना खाना। तीसरी अनिच्छिक क्रिया, वे क्रिया जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, ये अनिश्चित की अनियंत्रित होती हैं, जैसे वमन, हृदय का धड़कन, ये सभी क्या है? अनिच्छिक क्रियाएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।